आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कनाडा कब आया, क्यों आया, वहाँ मैंने कैसे स्ट्रगल की, कितने अरसे रहा और अमेरिका कब गया और फिर पाकिस्तान क्यों आया, कब आया, कैसे आया। ये गुफ्तगू उन नौजवानों के लिए है जो बैरून मुल्क जाएंगे। इसको सिर्फ कनाडा पे फोकस ना करें, लेकिन इसमें कुछ बातें शायद उन्हें मिलेंगी जो उनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी एक वीडियो मुफीद हो सकती है जो कनाडा में रहते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। 1997 में मैं जापान में 4 बरस गुजार कर कराची सेटल होने के लिए आया था। यहाँ रहने के बाद तजुर्बा ना होने की वजह से तो मैं फुली सेटल नहीं हो सका और मैं सोच रहा था कि अब आगे का रास्ता क्या है। कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं तो कनाडा जा रहा हूँ और तुम्हें भी जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी असनाद को चेक किया, कनाडा की जो उस वक्त की स्किल थी लिस्ट उसको देखा, तो मैं कहीं ना कहीं फ़िट हो रहा था और उसकी मैंने तैयारी करके अप्लाई किया और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कंप्यूटर की ABCD भी नहीं आती सका। मैंने कोई कोर्सेज नहीं किए। कोर्सेज उस ज़माने में पाकिस्तान में महंगे होते थे और वक्त लगता था। तो मुख्तसर ये कि मैं बगैर कंप्यूटर के बैकग्राउंड के जब कनाडा पहुंचा तो मुझे लगा कि अगर मैंने कंप्यूटर को नहीं अपनाया, ये बात हो रही है 1997 की, तो मुझे लगा कि कंप्यूटर के बगैर फिर मैं वही मजदूरी करूंगा जो जापान में करता था, फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, प्रेस की मशीनों पे लोहे को काटना, जोड़ना वगैरह वगैरह, सख्त काम। और मैंने बहुत सख्त काम किया जापान में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कंपनी में किया काम, सुजुकी के ऑटो पार्ट्स बनाने वाली छोटी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम किया और हर जगह लोहा कटना, जोड़ना, वेल्ड होना, ये बहुत सख्त होता था। तो उससे डर के मैंने कनाडा में पहले दिन से ये रास्ता बनाया कि मैं कुछ पढ़ लिख के कंप्यूटर में आ जाऊँगा ताकि मैं ऑफिस में बैठ के काम करूँ। हुआ यूँ कि जब मैं पहुँचा तो मैं एक लिमिटेड सरमाए के साथ मैंने उस सरजमीन पर कदम रखा था और अपने एक करीबी दोस्त जिनके पास मैं रेफरेंस से आया था कि वो मेरी मदद करेंगे, और उन्होंने वाकई मेरी बहुत मदद की। उनके पास मैंने जाके बताया कि ये कुछ पैसे हैं मेरे पास किराया देने के बाद घर के, मैं कंप्यूटर लेना चाहता हूँ। मैंने पेंटियम 133 ख़रीदा और लाने के बाद उसके साथ खेलता हुआ मैंने कंप्यूटर से अपना खौफ दूर किया। कभी कुछ ख़राबी होती थी, कभी साउंड का ड्राइवर उड़ जाता था, कभी कुछ होता था। अब वो वक्त आ गया कि कंप्यूटर तो मैं ऑपरेट कर लेता था, मुझे कोर्सेज चाहिए थे। तो मैंने एक एक करके मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाना शुरू किया और उस वक्त का इंतज़ार किया जब ओंटारियो स्टूडेंट लोन के लिए मैं एलिजिबल, यानी 12 महीने के बाद मैं एलिजिबल था। शहर के सबसे टॉप और कॉस्मेटिक्स वाले इदारे को जाके मैंने डाउनटाउन में, ईटन सेंटर में, हर्जिंग कॉलेज में देखा और वहाँ के सेल्समैन ने मुझे जो बताया कि यहाँ बहुत कुछ पढ़ाते हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और उसको देख के ब्रोशर पे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ और हमने वहाँ दाखिला ले लिया और वहाँ पर हमारा ओंटारियो स्टूडेंट्स का लोन ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन 1-2 महीने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बगैर बैकग्राउंड के ये कोर्सेज सारे मेरे सर से बाउंस हो रहे हैं और मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा। मेरे बराबर में इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे जो कनाडा में अपने बच्चों के साथ रहते थे और उन्हें भी शौक़ चढ़ा था कि वो भी कुछ फील्ड में कम बैक करें, और पढ़ने लिखने की तो कोई उम्र होती नहीं है अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन हम दोनों ने देखा कि हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा और हम गए कॉलेज के प्रिंसिपल के पास और हमने कहा कि हमारी ट्रेनिंग, हमारा जो कोर्स है वो रोक दीजिए, और उस ज़माने के और अभी के भी जो रूल्स के लिहाज से वो कॉलेजेस जो प्राइवेट होते हैं वो उस दिन तक की फ़ीस काटते हैं जिस दिन तक हमने इस कॉलेज अटेंड किया था। पैसे वापस चले गए गवर्नमेंट के उसी ख़जाने में। वापस आकर दोस्तों को फ़ोन किया मैंने, तो हमारे एक दोस्त थे जो काम करते थे IT में, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते, आपको एक चीज़ पढ़िए। और फिर तय ये हुआ कि आप किसी ऐसी जगह पढ़िए जहाँ सारे लोग आप जैसे हों, देसी हों, इंडिया पाकिस्तानी हों, आप उनसे कंफर्टेबल हों। बहुत ही हाई फाई इदारे में जाके हाई फाई लोगों के साथ बैठ के आप थोड़े नर्वस रहेंगे और खुल के बात भी नहीं करेंगे। तो मुझे एक देसी इदारा मिला जो ओरेकल की तालीम देता था, प्रोग्रामिंग की, और वहाँ मैंने कोर्सेज़ किए। कोर्सेज़ करने के बाद जब मैंने जॉब अप्लाई की तो मुझे पता चला कि कनाडा में डेवलपर 2000 और ओरेकल की लाइसेंसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता बनिस्बत अमेरिका के। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि अब इस बैकग्राउंड को, तो मुझे ओरेकल प्रोग्रामिंग भी आ गई है, आगे कैसे ले जा सकता हूँ। तो तय ये पाया कि मैं ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना कैरियर बना सकता हूँ।
अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी भी जगह देता, और मैं वीकेंड में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। और सिक्योरिटी गार्ड में बस रात की शिफ्ट में किसी बैंक में, किसी हॉस्पिटल में बस आपको मौजूद रहना होता है कि आग वाग ना लग जाए, कुछ मसला ना हो जाए, आपके पास वायरलेस होता है, बात करने टाइम गुजारना होता है। सबसे आसान जॉब होती है, शुरू में ये जॉब सबको मिल जाती है, और मैं आमतौर पर 12-12 घंटे की शिफ्ट लेता था। तो वीकेंड में वहाँ काम करता था, और मैंने ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो खुद से इंटरनेट पे रिसर्च करके मुझे किताबें ख़रीदनी थी। तो टोरंटो में एक किताबों की दुकान है चैप्टर्स के नाम से। वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, ऐसे लगता है आप म्यूज़ियम में दाखिल हो गए किताबों के, और हज़ारों लाखों किताबें होती हैं, सेक्शंस होते हैं। वहाँ कॉफ़ी शॉप भी है, स्टारबक्स, और वहाँ लोग बैठ के वक्त भी गुजारते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, कोई आपसे पूछता नहीं है। तो हम वहाँ जाते थे सुबह अपना गाड़ी में लंच लेकर, और बहुत सारी किताबें जो हमारे फील्ड के रिलेटेड होती थी जमा करके एक तरफ बैठ जाते थे कोने में कहीं सोफे पे, और पढ़ते थे उसको। लंच में बाहर जाके गाड़ी पे लंच करते थे, फिर आके इस तरह हमने पढ़ाई अपनी मुकम्मल की। अब हमें लगा कि हमें हैंड्स ऑन चाहिए, और कोई पीयर प्रेशर चाहिए, कोई हमारा दोस्त होना चाहिए जो यही मेरे साथ साथ पढ़ रहा हो। तो हमें एक पाकिस्तानी दोस्त मिले जो PIA में ऑफिसर थे, लेकिन कनाडा पहुँच के वो ग्रॉसरी स्टोर चलाकर फेल होकर उससे नाखुश थे वो। तो मैंने कहा कि आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, आप भी कर सकते हैं, और वो तैयार हो गए। अगर आदमी का तालीमी बैकग्राउंड अच्छा हो और आदमी विलिंग हो तो कुछ भी कर सकता है। हम दोनों रात 2 बजे किसी एक घर पे जमा होते थे, जब हम लोगों की फैमिली सो जाती थी, बच्चे सो जाते थे, और हम लैपटॉप पे अपनी पढ़ाई करते थे, प्रैक्टिस करते थे विंडोज़ पे। तो हमें पता चला आखिरी दिनों में कि हमें यूनिक्स अच्छी आनी चाहिए। हमारा ओरेकल ये यूनिक्स इन्वायरमेंट पे चलता है, तो यूनिक्स का एक वर्जन होता है लाइनक्स, जो छोटे PC में इंस्टॉल होता है। उसको इंस्टॉल करना, फिर उस पर ओरेकल इंस्टॉल करना। अब हमें किसी टीचर की ज़रूरत थी, और हमें टीचर की तलाश थी। तो ये देखिए कि जो आप चाहते हैं ना, अल्लाह ताला उसका बंदोबस्त कर देते हैं। राह तलब में जज्बा एक कामिल हो जिसके साथ, खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। एक दोस्त जो मोटल में मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि तुम ढूंढ रहे थे ना किसी टीचर को। हमारे मोटल में इंडिया से कोई साहब आए इमिग्रेशन लेके, अभी कुछ दिन वो मोटल में रहेंगे, और वो अब उसके बाद मूव हो जाएंगे किसी किराए की जगह पे। आप इनसे मुलाकात कर लीजिए। हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने वही कुछ पढ़ रखा था जो हम पढ़ रहे थे। वो ओरेकल के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, यूनिक्स के एडमिन भी थे, और उस्मानी यूनिवर्सिटी से अच्छा खासा उनका तालीमी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। तय ये पाया कि हम उनके जहाँ वो किराए पे मूव हो रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे, और वक्त वो अपनी मर्ज़ी का देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ। ये बात हो रही है 1998-99 की, 2000 से पहले की। तो उन्होंने हमें टाइम दिया सुबह 6-7 बजे का, क्योंकि 8 बजे के बाद तो वो खुद निकलते हैं इंटरव्यू के लिए, बाहर जाते हैं। और हम दोनों दोस्त उनके दरवाजे पे खड़े होते थे, उन्हें जगाते थे, वो हमें उठा के फिर अपना नहाने धोने चले जाते थे। 1-2 घंटे में वो कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिस कराते थे, CD सॉफ्टवेयर देते थे, कुछ मैनुअल देते थे, और हम घर आके प्रैक्टिस करते थे। करते करते हमने हैंड्स ऑन भी कर लिया, और अब अपने आप को लॉन्च करने का वक्त आया। तो हमने उनसे उनका CV लिया, और उनके CV पे बस नाम बदल दिया हम दोनों दोस्तों ने, और कुछ चीज़ों को आसान कर लिया। जो मुश्किल चीज़ें हमने नहीं की थी वो हटा दी, और बाकी चीज़ों को आगे पीछे करके हमारा CV भी तैयार था, और हमने इंटरनेट पे डाला। जॉब्स कॉल बहुत आने लगी, मार्केट बहुत हॉट थी, और मैं एक वक्त ऐसा आया कि डाउनटाउन में एक दिन में 3-3 4-4 इंटरव्यू देता था। लेकिन असल होता है और झूठ झूठ होता है। थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, बिल्कुल ज़ीरो आदमी जाके इंडस्ट्री में किसी के सामने बैठ जाए कि बहुत एक्सपीरियंस हूँ, तो वो भी मसला है। और बिल्कुल ज़ीरो को कोई बुलाता नहीं है, तो हमें अपने CV में थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन तो करनी पड़ी। जो हमारा माजी का तजुर्बा था पाकिस्तान का, इधर उधर का, उसमें हमने ये बातें भी डाली कि वहाँ भी ओरेकल चलता था, इस तरह का। इंटरव्यू में ऐसे सवालात होते थे बाज़ औक़ात कि अगर ये करप्ट हो गई ये फ़ाइल तो क्या एरर आएगा, ये ख़राब हो गया तो कैसे रिस्टोर करेंगे, और इस तरह की सिचुएशन आई आपके पास, और अक्सर औक़ात हम जवाब नहीं दे पाते थे। घर आके फिर हम अपने यूनिक्स के लाइनक्स के सर्वर पे वही सिचुएशन क्रिएट करते थे, मैनुअल में देख के उसको फिक्स करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता हम पक कर तैयार हो रहे थे। वो वक्त आया कि हम किसी भी इंटरव्यू में कॉल उठाते थे और बात करते थे, या सामने जाके कॉन्फिडेंस से बात करते थे, तो हमारा वो मरहला ख़त्म हो गया। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं होता। हमारे इस दोस्त को जो साथ थे सिटीज़न थे, तो इनको अमेरिका में जॉब मिल गई, वही चले गए। मैं चूँकि अभी सिटीज़न नहीं बना था, तो मुझे कनाडा में ही जॉब लेनी थी। तो अब मरहला आता है कि जॉब सिर्फ स्किल से और आपकी एजुकेशन से नहीं मिलती, आपकी जान पहचान भी होनी चाहिए। आपके जो नेटवर्क है वही आपका एसेट होता है, उसके ताल्लुकात होते हैं।
तो मैं अपना किसी पार्क में बैठा हुआ दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहा था, तो एक पाकिस्तानी दोस्त ने कहा कि क्या करते हो, क्या देख रहे हो, और बताया उनको मैंने। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भी अपनी कंपनी में बात करूँगा, हमारे यहाँ भी काम होता है। उन्होंने बात की और उनके मैनेजर ने कहा कि ज़रूरत तो है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को तुम इंटरव्यू नहीं करोगे, कोई और आदमी करेगा। मैं चूँकि इंटरव्यू दे के इतना पक के तैयार हो चुका था कि बहुत कॉन्फिडेंस से मैं इंटरव्यू के लिए गया उनकी कंपनी में। कमरे में उसने इंटरव्यू लेने वाले ने बताया कि मेरे पास 15 सवालात हैं, जिसके जवाबात नहीं आते आप स्किप कर दीजिएगा और बाकी दीजिएगा। इत्तेफाक से वो सारे सवालात उनके पास जो थे उसके जवाबात मुझे आते थे। तो मैंने बिल्कुल जल्दी में देने के बजाय बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस से बताया कि हाँ इस तरह के सिचुएशन में ऐसे किया जाता है, ये हुआ है तो ये हो तो ऐसे किया जाता है। और वो बहुत इम्प्रेस हुआ, उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, हालांकि ये मिड लेवल जॉब है लेकिन आप बिल्कुल फिट हैं। वहाँ मेरी जॉब हो गई, और जब मेरी जॉब हो गई तो मैंने वहाँ अपने पुराने नोट्स और देख के पूछ के और इंटरनेट से काम चलाया और आगे बढ़ता रहा। यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं लोगों से मिलता था। अपने एक दोस्त की किताबों की वर्कशॉप में, किताबों की दुकान पे मैं अक्सर वक्त गुजारने के लिए जाया करता था। वहाँ एक हिंदुस्तान के हमारे दोस्त थे, मुसलमान थे, और वो काफ़ी दिनों से थे, 25-26 साल से उनसे भी दोस्ती थी। तो क्या करते हो तुम? मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों? मैं पढ़ के ये करूँगा। अरे भाई यहाँ क्या जॉब मिलेगी, ये देखते हो ये कलर, इस कलर पे ये लोग ऑफिस में काम नहीं देते, मैं तो 25 साल से हूँ, कुछ करना वरना नहीं, पैसे बर्बाद होंगे तुम्हारे। अगर मैं उनकी बात सुनता तो ये सब मैं रुक जाता। मैंने उनकी बात को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और आपने भी ऐसा ही करना है, जो आपने तय कर लिया, जो आपको करना है वो आप करें, आपको किसने रोका है? मैंने उनको तो नहीं बताया शर्मिंदा करने के लिए कि मैं फील्ड में आ गया हूँ, लेकिन जाहिर उनको पता चल गया होगा। दूसरी बात जो मैंने नहीं बताई, और कि जब हम बैक होम से इंडिया पाकिस्तान से कनाडा पहुँचते थे, या उस वक्त या आज भी, तो चूँकि घर से दूर होते हैं तो हमें सोशल लाइफ की तलब होती है। हम अपने घर वालों को याद करते हैं, अपने गली मोहल्ले याद आते हैं, तो हम फ़ौरन गैदरिंग और सोशलाइजेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। हर 1 घंटे 2 घंटे बाद फ़ोन आ रहा होता है कि यहाँ आ जाओ, कॉफ़ी साथ पी लेते हैं, फलां पार्क में जमा हैं, बारबेक्यू कर लेते हैं। अगर या किसी के घर पे सब लोग जमा हो रहे हैं, अगर आप हर जगह यस सर बोल के दौड़ लगाएंगे, बदले में आप उनको भी बुलाएंगे, जाने की भी तैयारी करनी है, और जब वो आपके घर आएंगे तब भी आप, तो हर नशिश पे 4-5 घंटे तो आपके बर्बाद हो जाते हैं। और आपने छोटी मोटी जॉब भी करनी है और पढ़ना भी है, और पढ़ना भी ऐसे है कि बगैर बैकग्राउंड के आपको ज़्यादा पढ़ना है, तो आप वक्त कहाँ से लाएंगे? वक्त तो सबको अल्लाह मियां ने वही 24 घंटे दिए हैं, वही 7 दिन दिए हैं, वही 30 दिन दिए हैं, तो आपको मैनेज करना होता है। तो शुरू में ना आप बहुत ज़्यादा सोशल हों, अपने मकसद के साथ जुड़े रहें, कम से कम 1-2 साल लग के, और भाग कर हर साल पाकिस्तान भी मत आइए, हर शादी भी अटेंड करने। जब आप सेटल्ड हो जाएं, जब आप जगह बना लें, तो आप हर 6 महीने में आइए। तो मुझे मेरे दोस्तों ने ये बातें समझा दी थी और मैंने उसको गिरा से बांध ली थी, और ये इन चीज़ों ने मुझे फ़ायदा दिया है। ये इसीलिए मैं ये बातें आपके सामने भी गोश गुजार कर रहा हूँ कि आप भी इन चीज़ों को ख्याल करें। जब नई जगह जाएं, अपने मकसद से जुड़े रहें, और कोई रुकावट नहीं, ना पैसा रुकावट है, ना किताबें रुकावट हैं, ना नौकरी रुकावट है, नौकरी भी मिल जाती है। अब आप देखें ना, कल परसों जो मैंने फिल्म देखी है 12th फेल, उसमें तो गांव का आदमी था ना, और वो शहर गया और उसने ज़ीरो से शुरू किया, और उसने आटा चक्की में भी काम किया और फिर पढ़ाई भी करता रहा, फिर वो IPS के एग्ज़ाम में ऑफिसर बना। तो रुकावट कुछ नहीं होती है, रुकावट अंदर होती है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ, और मैं कोई ऐसी मिसाल भी खुद को बना के पेश नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ 4-5 दोस्त थे, वो तमाम लोग मार्केट से बाहर थे और जॉब करते थे। मुझसे कुछ बेहतर जॉब होगी, लेकिन और जॉब करते थे। वो सारे लोग IT में हैं, और हम में से बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो बदकिस्मती से या किसी मजबूरी से हमारी बातों को नहीं समझ सके, और उसी सोशलाइजेशन और उन्हीं चीज़ों के साथ साथ जिए, या उनको शायद इतनी सपोर्ट फैमिली से, घर से नहीं मिली, तो वो बेचारे मेन इंडस्ट्री में इन नहीं हो सके। वो आज भी उबर चलाते हैं, या राइडर हैं, या कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हैं। तो अगर आपके पास है कुछ ऐसा, आपने सोचा है कि मैंने कुछ नई फील्ड में भी आना है, नए मुल्क में भी जगह बनानी है, और बिल्कुल यू टर्न लेना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैंने जॉब लेने के बाद जल्दबाजी में जॉब चेंज नहीं की। मैंने सोचा कि मैं 2 साल यहाँ काम करूँगा। ये भी बात बहुत ज़रूरी है नए लोगों के लिए, कि जो पहली जॉब होती है वो पैसों के लिए नहीं होती। पहली जॉब होती है सीखने के लिए, ऑफिस में काम कैसे होता है, मीटिंग में क्या होता है, क्या क्या मामलात होते हैं,
उन चीज़ों को समझ के आप मैच्योर होते हैं। और अगर आपकी बुनियाद अच्छी है, एक जगह आप टिक के 2 साल 3 साल रहते हैं, तो आगे आप आसानी से तेज़ दौड़ सकते हैं। तो 2 साल के बजाय मैंने 3 साल फिर 4 साल ही पूरे कर लिए वहाँ पे, और अब मैं बिल्कुल कम्फर्ट। शुरू में मेरी मैनेजर ने जब मुझे हायर किया था तो उसने कहा कि मेरे पास बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, और तो ये जस्ट लाइक अ बेबी डीबी है, मेरे छोटे मोटे काम लाइसेंसिंग वगैरह ये भी करो और आसान काम भी देखो और अपनी टीम को। तो मैंने बेबी डीबीए से सफ़र किया और वहाँ पे मैं फिर मिड लेवल बना और फिर मिड टू सीनियर। तो 4 साल के बाद वो वक्त मुझे मिला कि मेरे एक दोस्त की कॉल आई अमेरिका से। अब मैं सिटीज़न बन चुका था कनाडा का। उसने कहा कि मैं मायामी फ्लोरिडा में इस जगह पे हूँ, अब मैं चूँकि अपने शहर शिकागो वापस जाना चाहता हूँ, तो कंपनी कहती है जाने से पहले कोई बंदा ला के दो, तुम ये जॉब कर लोगे? ज़रूर करूँगा। अमेरिका में तनख्वाहें यहाँ से 30-40% ज़्यादा होती हैं, अमेरिकन डॉलर का भी कन्वर्जन भी रेट ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोई कनाडा से अमेरिका जाता है उसी फील्ड में, तो एक्चुअली अपने आप को डबल करता है, और अक्सर लोग ये मौका गंवाते नहीं हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने काम किया फुल टाइम, और मुझे लगा कि अमेरिका में बहुत तेज़ी है, बहुत काम है, बहुत सर्वर हैं और बहुत पैसा है। जब चाहें जॉब चेंज कर लें, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी सही कहा जाता है अमेरिका को। तो 6-8 महीने बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं कंसल्टिंग करूँगा, मैं जो स्किल लेकर आया हूँ मैं इसको बेच सकता हूँ यहाँ पे। और इंटरनेट पे मेरा सीवी होता था, फ़ोन पे वहाँ इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू पे 4-6 चीज़ें पूछते हैं, ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं। कोई चीज़ नहीं भी आए तो कहते हैं ठीक है फलां चीज़ तुमने की है तो कर ही लोगे, कोई मसला नहीं, ये बताओ कब शुरू करोगे, क्या शहर मूव करने को तैयार हो, कितनी जल्दी शुरू कर सकते हो। इस तरह का दौर था वो। मैंने कंसल्टिंग शुरू की, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, और मुझे लगा कि ये अच्छा है। और फिर वापस एक दफ़ा एज ए कंसल्टेंट उसी कंपनी में मुझे दोबारा मौका मिला जहाँ मैं पहली दफ़ा जिस कंपनी में गया था, वहाँ पे मैंने अच्छे रेट पे काम किया। मैं पेजर रखता था, मैं फ़ोन रखता था, मैं प्रोडक्शन डेटाबेस एडमिन था, कॉल्स आती थी रात को, नींद ख़राब होती थी। कभी कभी अपग्रेड पैचेस लगाने के लिए मुझे ऑन साइट ऑफिस में होना चाहिए था, तो ड्राइव करके रात को पहुँचता था और मेहनत से काम किया। जब मुझे मौका मिला तो मैंने फिर पीछे नहीं देखा और किसी प्रोजेक्ट पे नो नहीं कहा। मैं कंसल्टेंट था, अपने आवर्स बिल करता था, किसी हफ्ते 60 घंटे, किसी हफ्ते 65, किसी हफ्ते 70 घंटे। आम लोग 40 घंटे काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। तो मैंने कम वक्त में वहाँ पे उन लोगों की निस्बत ज़्यादा पैसे कमा। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अब आगे की बात कि जब मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे चला गया, अमेरिका में सेटल था, तो फिर मैं कनाडा क्यों आया और कनाडा आके फिर क्या किया, फिर पाकिस्तान क्यों आया, इसको देखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार